हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करेंट अफेयर का सेशन है। आज का टॉपिक है विविध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने कहां पर देश के प्रथम मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है? भारतीय रेलवे ने कहां पर देश के प्रथम मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है? सही जवाब है बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन, ए ऑप्शन। देश का प्रथम मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम स्थापित केएसआर बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन और क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन पर आम जनता के लिए इसे 1 जुलाई 2021 को खोला गया। विकासकर्ता कौन है? तो भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा HNI एक्वेटिक किंगडम के सहयोग से। क्या है यह? तो एक 12 फीट लंबा सुरंगनुमा जलीय जगत है, यानी एक्वेटिक किंगडम है। विशेष में अगर बात करें तो यह जलीय जगत या एक्वेरियम अमेजन नदी की संकल्पना पर आधारित है। प्रश्न संख्या सेकंड है, भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया है? भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया है? सही जवाब है श्री किशन सुमन। श्री किशन सुमन सदाबहार आम की नई किस्म, विकासकर्ता श्री किशन सुमन। ये राजस्थान के कोटा निवासी हैं। पैदावार नियमित और साल भर किया जाएगा। किस्म क्या है? सदाबहार प्रकार का है। आम की नई बौनी प्रजाति जो अधिकांश प्रमुख रोगों और आम के सामान्य विकारों की प्रतिरोधक है। मान्यता किससे? तो राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान के द्वारा। और स्वाद में कैसा है? ज्यादा मीठा है। विशेष में अगर बात करें तो इस सदाबहार आम की किस्म को विकसित करने के लिए श्री किशन सुमन NIF के नवे नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड से वर्ष 2017 में सम्मानित हुए। NIF है क्या है? तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। याद रखिएगा NIF क्या है। प्रश्न संख्या थर्ड है, जून 2021 में संपन्न ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? जून 2021 में संपन्न ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? तो भारत ने। सही जवाब है ए ऑप्शन। देखिए, ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन 22 से 23 जून 2021 में वर्चुअल रूप से किया गया। मेजबान भारत है। कार्यक्रम संचालक NTPC लिमिटेड और भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में किस राज्य ने दिवंगत भारतीय धावक मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने दिवंगत भारतीय धावक मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? सही जवाब है हरियाणा, ए ऑप्शन। मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब घोषणा की जो तिथि है, याद रखिएगा 20 जून 2021। घोषणाकर्ता कौन थे? मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री। स्थल कहां पर? तो मोरनी हिल्स पंचकुला में। संबंधित राज्य हरियाणा है। और विशेष में बात करें तो फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक मिल्खा सिंह का 18 जून 2021 को निधन हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, 26 मई 2021 को वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह 2021 आयोजित किया गया। यह समारोह संबंधित है किससे? 26 मई 2021 को वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह 2021 आयोजित किया गया। यह जो समारोह है किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। जो वैशाख वैश्विक समारोह है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और आयोजक जो है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार है। सहयोगी कौन था? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC। अवसर बुद्ध पूर्णिमा 26 मई 2021। विशेष में अगर बात करें तो विश्व भर के बौद्ध संघों के सभी सर्वोच्च प्रमुखों के द्वारा प्रतिभाग। प्रश्न संख्या 6 है, मई 2021 में उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने कितनी भाषाओं में अपने निःशुल्क कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया? मई 2021 में उच्चतम न्यायालय की इस समिति ने कितनी भाषाओं में अपनी निःशुल्क कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, 11, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 14।
तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 14। ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए जो है मैनुअल जो जारी तिथि है 23 मई 2021। कितनी भाषाओं में? तो 14 भाषाओं में। कौन कौन? अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु। ऐप का उपयोग केस नंबर, सीएनआर नंबर, फाइलिंग नंबर, पक्षकारों के नाम, केस के प्रकार, एफआईआर नंबर, वकील का विवरण संबंधी अधिनियम आदि की ऑनलाइन जो है सर्च सुविधा, इसका जो है उपयोग है। उपलब्धता क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की इस समिति की आधिकारिक वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड। विशेष में अगर बात करें तो वादियों, आम नागरिकों, वकीलों, सरकारी एजेंसियों आदि के लिए निःशुल्क 24 घंटे उनके हैंडसेट में उपलब्ध सभी केस विवरण के साथ एक पर्सनलाइज्ड डिजिटल केस डायरी। और अन्य तथ्य, ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और आईओएस प्रयोक्ताओं के लिए 22 जुलाई 2017 को जारी किया गया था। गूगल प्ले और एप्पल स्टोर दोनों पर यह उपलब्ध है। उच्चतम न्यायालय की इस समिति के वर्तमान प्रमुख न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, मई 2021 में रियल टाइम डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। मई 2021 में रियल टाइम डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही जवाब है असम। ध्यान रखिएगा, रियल टाइम डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली, शुभारंभ तिथि 8 मई 2021, शुभारंभकर्ता राज्य असम है। इस बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का जो विकास है असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और विशेष में बात करें तो असम भारत का पहला राज्य है जिसके पास अपनी ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। प्रश्न संख्या 8, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए भारतीय थल सेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना। तो सही जवाब होगा भारतीय नौसेना। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड संचालन मई 2021 में हुआ। संचालनकर्ता भारतीय नौसेना। उद्देश्य क्या था? कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मेडिकल ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस को बढ़ावा देना, विदेशों से मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित मेडिकल उपकरणों को भारत लाना। ऑपरेशन में तैनात जहाज जो है याद रखिएगा भारतीय नौसेना के 7 युद्धपोत आईएनएस कोलकाता, कोची, तलवार, तब्बर, त्रिकंड, जलासव और एरावत है। ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट जो है कोविड-19 महामारी के प्रथम चरण में मई 2020 में विदेशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लेने के लिए या लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 9 है, अप्रैल 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज और बचाव के लिए अपने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स को भेजा था? अप्रैल 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज और बचाव के लिए अपने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल को भेजा था? सही जवाब है इंडोनेशिया, डी ऑप्शन। भारतीय नौसेना के द्वारा लापता पनडुब्बी की खोज, लापता होने की तिथि 21 अप्रैल 2021। लापता पनडुब्बी का नाम KRI नांगला 402 इंडोनेशिया की नौसैन्य पनडुब्बी है। लोकेशन बाली द्वीप के 25 मील उत्तर में। सैतार्थ भेजा गया भारतीय पोत और डीप सर्वर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स DSRV। पनडुब्बी नांगला में सवार व्यक्तियों की संख्या जो है 53 है। यह पनडुब्बी बाली सागर में अभ्यास के दौरान लापता हो गई थी। और अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो अप्रैल 2021 के अंत में इंडोनेशियाई सेना के द्वारा यह पनडुब्बी डूबी हुई और इसमें सवार सभी व्यक्ति मृत घोषित हुए। प्रश्न संख्या 10 है, मई 2021 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी स्कूलों के डिजिटल रूपांतरण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर यानी MOU पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मई 2021 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी स्कूलों के डिजिटल रूपांतरण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट।
डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आदिवासी स्कूलों के डिजिटल रूपांतरण के लिए एमओयू कब? तो 17 मई 2021 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित जनजातीय मामलों के मंत्रालय तथा माइक्रोसॉफ्ट के मध्य। किनके बीच? जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है उसके और माइक्रोसॉफ्ट के मध्य जो है यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। उद्देश्य क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अगली पीढ़ी के तकनीकों में शिक्षकों और छात्रों को कौशल प्रदान करना। लक्ष्य है आश्रम स्कूलों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों जैसे स्कूलों के डिजिटल रूपांतरण के लिए। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? सही जवाब है तेलंगाना। राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि संबंधित राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना ने वृद्धि किया है कितने वर्ष? तो 58 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष। याद रखिएगा, संबंधित अधिनियम क्या है? तो तेलंगाना लोक रोजगार यानी सेवानिवृत्ति आयु का विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा 27 मार्च 2021 को अधिसूचित किया गया। प्रभावी तिथि 30 मार्च 2021 से। प्रश्न संख्या 12 है, फरवरी 2021 में भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का तृतीय संस्करण जारी किया गया। इनमें कुल कितने शब्द हैं? फरवरी 2021 में भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का तृतीय संस्करण जारी किया गया। इसमें कुल कितने शब्द हैं? तो 10,000 शब्द हैं। याद रखिएगा, सी ऑप्शन। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का तृतीय संस्करण जारी 17 फरवरी 2021 को हुआ। जारीकर्ता कौन था? तत्कालीन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत। कुल संख्या जो है शब्द संख्या 10,000 है। तैयार किया गया है किनके द्वारा? तो भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा। पहला संस्करण कब जारी किया गया? 23 मार्च 2018 को 3,000 शब्द थे उस समय। दूसरा संस्करण 27 फरवरी 2019 को, उस समय 6,000 शब्द से, मतलब 6,000 शब्द थे या वर्ड थे। ISLRTC क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। तो ISLRTC जो है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है? प्रश्न संख्या 13 है, फरवरी 2021 में भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पोषण समर्थक कृषि को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं के लिए कितनी राशि की प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किए? फरवरी 2021 में भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पोषण समर्थक कृषि को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं के लिए कितनी राशि की प्रतिबद्धता पर जो हस्ताक्षर किए? तो $10 करोड़। ए ऑप्शन। देखिए, जनजातीय जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्र हैं, इसमें पोषण समर्थन कृषि को बढ़ावा देने के लिए परियोजना पर जो हस्ताक्षर हुआ, कब हुआ? तो 12 फरवरी 2021 को। प्रतिबद्धता राशि है 10 करोड़ यानी 100 मिलियन। ठीक है, $10 करोड़ यानी 100 मिलियन। परियोजना का नाम है चिराग, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। कुल लागत कितना है? 14.26 करोड़ यानी 142.60 मिलियन। परियोजना अवधि क्या है? ये जो 14.26 करोड़ डॉलर है, याद रखिएगा डॉलर में है। परियोजना की अवधि है 2021 से 2026 तक। हस्ताक्षर किनके बीच? तो विश्व बैंक, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। लाभान्वित जो क्षेत्र होगा, छत्तीसगढ़ के 8 दक्षिणी जिलों में 1,000 गांवों के 1.8 लाख से अधिक परिवार। उद्देश्य क्या है? तो सतत उत्पादन प्रणालियों का विकास, ताकि जनजातीय परिवार वर्ष भर विधिकृत एवं पोषक खाद्य के उत्पादन में सक्षम हो सके। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में किस देश ने BBC वर्ल्ड टीवी को प्रतिबंधित कर दिया है? हाल ही में किस देश ने BBC वर्ल्ड टीवी को प्रतिबंधित कर दिया है? तो सही जवाब है चीन ने। BBC वर्ल्ड टीवी पर प्रतिबंध करने की तिथि जो है 11 फरवरी 2021 है। प्रतिबंधित करने वाला जो देश है चीन है। क्यों प्रतिबंध किया? तो BBC के द्वारा वुहान में कोरोना वायरस महामारी के प्रारंभ और सिनजियांग में उइगर मुसलमानों के शोषण पर रिपोर्टिंग ने जो है
इनसे इन रिपोर्टिंगों से ये नाखुश होकर जो है चीन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पूर्व 4 फरवरी 2021 को यूके के द्वारा चीन के सरकारी स्वामित्व वाले ब्रॉडकास्टर चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क CGTN का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया। ठीक है, 15 नंबर है, फरवरी 2021 में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार वासा की शुरुआत की है? किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार वासा की शुरुआत की है? तो सही जवाब है बांग्लादेश, बी ऑप्शन। देखिए, अमार वासा सॉफ्टवेयर इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2021 को हुआ। संबंधित देश बांग्लादेश है। चर्चा में क्यों था? तो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस अनुवाद सॉफ्टवेयर की शुरुआत हुई। और ये क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर जो कि कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और फैसलों का अंग्रेजी भाषा से बांग्ला भाषा में अनुवाद करेगा। अन्य तथ्य के बारे में अगर बात करें तो इस सॉफ्टवेयर की विकासकर्ता भारत की संस्था एक स्टेप है। ठीक है, एक स्टेप। नवंबर 2019 से भारत के उच्चतम न्यायालय में सुवास सुप्रीम कोर्ट के विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर प्रयुक्त, जो कि इस एक स्टेप के अनुवाद सॉफ्टवेयर का ही नाम है। तो याद रखिएगा, सुवास और एक स्टेप। 16 नंबर है, किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है? जेल पर्यटन पहल की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है, बी ऑप्शन। महाराष्ट्र में जेल पर्यटन का उद्घाटन 26 जनवरी 2021 को हुआ। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। स्थान यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे, महाराष्ट्र। उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को जेलों के ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में जानकारी प्रदान करना। विशेष में अगर बात करें तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित यरवदा जेल 150 वर्ष पुरानी जेल, जिसका निर्माण 1871 ईस्वी में हुआ था, जहां महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू आदि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के द्वारा कैद किया गया था। प्रश्न संख्या 17 है, 4 जनवरी 2021 को भारतीय रेलवे के किस जोन के द्वारा बंगलुरु सिटी स्टेशन से नवनिर्मित KIA देवनहल्ली रेलवे हॉल्ट स्टेशन के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई? 4 जनवरी 2021 को भारतीय रेलवे के किस जोन के द्वारा बंगलुरु सिटी स्टेशन से नवनिर्मित KIA देवनहल्ली रेलवे हॉल्ट स्टेशन के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन, बी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। याद रखिएगा। देखिए, KIA देवनहल्ली रेलवे हॉल्ट स्टेशन के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत 4 जनवरी 2021 को की गई। किस रेलवे जोन के द्वारा? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के द्वारा। किस स्टेशन से? तो KSR यानी KSR बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से। किस रेलवे स्टेशन के लिए? तो याद रखिए, KIA देवनहल्ली रेलवे हॉल्ट स्टेशन। तो किस स्टेशन से किस रेलवे स्टेशन के लिए? तो याद रखिएगा, फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, KSR बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से देवनहल्ली रेलवे स्टेशन तक। स्टेशन का निर्माण एयरपोर्ट ऑपरेटर बंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा यानी BIAL और दक्षिण पश्चिम रेलवे के सहयोग से। विशेष में अगर बात करें तो कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल्ट रेलवे स्टेशन देवनहल्ली बंगलुरु यानी कर्नाटक में स्थित है। यलहंका कैंटोनमेंट और यशवंतपुर से भी KIA हाल्ट स्टेशन के लिए ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ, और इस हाल्ट रेलवे स्टेशन से बंगलुरु के निवासियों के लिए हवाई अड्डे तक पहुंचना सुगम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? तो सही जवाब है क्वारंटाइन, ए ऑप्शन। देखिए, वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कब? नवंबर 2020 में चयनित। किसे? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा क्वारंटाइन। याद रखिएगा, क्वारंटाइन। इस शब्द को क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। क्वारंटाइन या जो शब्द है 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में ऑनलाइन सबसे अधिक खोजे गए शब्दों में से प्रमुख था। अगर अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो
मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2020 के लिए चयनित वर्ड ऑफ द ईयर पैंडेमिक, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2020 के लिए किसी एक शब्द को न चुनकर अनेकों शब्दों को वर्ड्स ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड ईयर के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें शामिल था, क्या था, तो बुश फायर, एक्विटल, कोविड-19, लॉकडाउन, ब्लैक लाइव्स मैटर और मूनशॉट, सुपर स्प्रेडर, नेट जीरो आदि। प्रश्न संख्या 19 है, ऑक्सफोर्ड भाषा के द्वारा किस शब्द को, याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द चुना गया है? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? पहला महामारी, दूसरा है आत्मनिर्भरता, तीसरा जो वर्ड है वो है टीकाकरण, चौथा है स्वच्छता। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड वर्ष 2020 का हिंदी जो शब्द है आत्मनिर्भरता को चुना गया है। चयनकर्ता जो संस्था है वो है ऑक्सफोर्ड भाषा। चयनकर्ता पैनल में शामिल जो सदस्य हैं कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम सहाय और इमोजेन फॉक्सेल। विशेष में अगर बात करें तो आत्मनिर्भरता शब्द का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 में कोविड-19 सहायता पैकेज की घोषणा के दौरान, इसके बाद यह शब्द जो है वर्ष भर प्रचलित रहा। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 20, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है नागालैंड में। इसको ध्यान रखिएगा। हॉर्नबिल महोत्सव 2020 आयोजन 1 से 5 दिसंबर 2020 वर्चुअल माध्यम से। संस्करण कौन था? 21वां संस्करण था। आयोजन स्थल किसामा गांव, कोहिमा जिला। आयोजक पर्यटन विभाग नागालैंड। विशेष में बात करें तो नागालैंड में त्योहारों का त्योहार कहे जाने वाला हॉर्नबिल महोत्सव में नागा जनजातियों के द्वारा नागालैंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। सामान्यतः इसका आयोजन प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर के मध्य होता है। 1 दिसंबर नागालैंड का स्थापना दिवस है। ठीक है, स्थापना वर्ष 1963 है। प्रश्न संख्या 21 है, सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की? बताइए। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की? सही जवाब है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, सी ऑप्शन। भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी की घोषणा जो तिथि है 19 सितंबर 2020 है। घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा। और स्थापना स्थल है, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश का नोएडा। प्रावधान क्या है इसमें? तो भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाना, इसका जो प्रावधान है, भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी यह बनेगा। उद्देश्य है फिल्म निर्माताओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के साथ साथ राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। प्रश्न संख्या 22 है, सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार के द्वारा छात्रों को सीखने, करियर काउंसलिंग तथा राज्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन के लिए यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल प्रारंभ किया गया? यूराइज। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? मैं इस प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता हूं। पूछा गया कि सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार के द्वारा छात्रों को सीखने, करियर काउंसलिंग तथा राज्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन के लिए यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूराइज पोर्टल प्रारंभ 24 सितंबर 2020 को किया गया। और घोषणा करता है कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पोर्टल का नाम है यूराइज। ठीक है, यूनिफाइड रीइमेजिन इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। याद रखिएगा, उद्देश्य क्या था? व्यावसायिक कौशल और प्राविधिक शिक्षा के सभी छात्रों को सभी प्रकार की सेवाएं कहीं से और किसी भी समय ऑनलाइन उपलब्ध कराना। पोर्टल को तैयार किनके द्वारा किया गया है? तो पोर्टल को तैयार किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ के द्वारा। प्रश्न संख्या 23 है, वर्ष 2020 में किस एकमात्र भारतीय फिल्म को टोक्यो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए नामांकित किया गया? 2020 में किस एकमात्र भारतीय फिल्म को टोक्यो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए नामांकित किया गया? तो सही जवाब है कारखानी सांची वारी, सी ऑप्शन। देखिए, मराठी फिल्म
कारखानी सांची वारी और टोक्यो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए नामांकित हुआ। ठीक है, निर्देशक कौन थे? तो मंगेश जोशी। फिल्म का जो अवधि था 149 मिनट। कलाकार आमेवाग, मोहन अगासे, गीतांजलि कुलकर्णी। प्रविष्टि 33वें टोक्यो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए। विषय क्या था? पुणे के आखिरी संयुक्त परिवार कारखानिस की कहानी पर आधारित। विशेष में अगर बात करें तो इस फिल्म महोत्सव में शामिल होने वाली एकमात्र ये भारतीय फिल्म है। और अन्य तथ्य में देखें तो 33वें टोक्यो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 31 अक्टूबर से 9 नवंबर 2020 के दौरान किया गया। कहां पर किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव टोक्यो में जो है आयोजित हुआ था। ठीक है, और 24 नंबर है, भारत के किस राज्य की सरकार ने आदिवासियों के लिए पृथक सरना धर्म कोड पर प्रस्ताव पारित किया? भारत के किस राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए पृथक सरना धर्म कोड पर प्रस्ताव पारित किया? तो सही जवाब है झारखंड के सरकार ने। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। सरना आदिवासियों के लिए पृथक धर्म को मान्यता, प्रस्ताव पारित कब किया गया? 11 नवंबर 2020 को प्रस्ताव पारित किया गया झारखंड विधानसभा के द्वारा। लाभान्वित समुदाय जो है सरना आदिवासी समुदाय है। सरना धर्म जो है झारखंड के सरना आदिवासियों के द्वारा अपनाया गया धर्म, जिसके तहत प्रकृति की उपासना की जाती है। केंद्र से आग्रह, जनगणना 2021 में सरना धर्म को पृथक कोड के रूप में जो है शामिल करना। विशेष में अगर बात करें तो इस प्रस्ताव को केंद्र से मंजूरी मिलने के उपरांत सरना आदिवासियों को अलग धार्मिक पहचान मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 25 है, नवंबर 2020 में कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना? नवंबर 2020 में कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना? सही जवाब है लॉकडाउन को, बी ऑप्शन। देखिए, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2020 जो है चाइनीज शब्द है लॉकडाउन। किसके द्वारा? तो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। कब? तो नवंबर 2020 में। वर्ष 2020 में इस शब्द का इस्तेमाल जो है आप देख सकते हैं 2,50,000 से भी अधिक बार इस शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, 2,50,000 से भी अधिक बार। पूर्व में इस शब्द का इस्तेमाल केवल 4,000 बार जो है किया गया था। लॉकडाउन परिभाषित यात्रा, सामाजिक मेलजोल और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच पर लगाई गई सख्त पाबंदी के तौर पर जो लॉकडाउन है, इसकी जो परिभाषा है यही है। प्रश्न संख्या 26 है, दिसंबर 2020 में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है? दिसंबर 2020 में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है किसने? तो उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन। स्कूली पाठ्यक्रमों में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का बलिदान जो शामिल घोषणा तिथि है 27 दिसंबर 2020 को साहिबजादा दिवस के अवसर पे इसका घोषणा किया गया। घोषणाकर्ता उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और शामिल करता राज्य उत्तर प्रदेश। साहिबजादा दिवस 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह यानी 4 साहिबजादे और उनकी माता गुजरी जी की जो है शहादत का प्रतीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में खेल परिदृश्य के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोज क्विज कराए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और घटना चक्र का ऑल पीडीएफ, साथ ही करेंट अफेयर का भी पीडीएफ जो है हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।